नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज महात्मा गांधी की जयंती है, जिन्होंने एकता का संदेश दिया था। जात पात में बटे देश को जोड़ने के लिए उन्होंने हरिजन नाम का एक न्यूज़पेपर अर्थात अखबार भी निकाला। लेकिन विडंबना देखिए व्यूअर्स, गांधी जी की जयंती पर आज एक सर्वे सामने आया जातीय जनगणना का। नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के नतीजे जारी कर दिए और यह बताया कि बिहार में ठाकुर कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, दलित कितने हैं, महादलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं। इतना ही नहीं, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख और ईसाई कितने हैं। यह पूरा का पूरा आंकड़ा नीतीश कुमार की सरकार ने आज पेश किया। दावा किया गया कि हर समुदाय के विकास के लिए यह सर्वे बेहद जरूरी था। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्योंकि यूपी से लेकर बिहार तक जाति वाली राजनीति का खेल किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आरोप लग रहा है कि अगड़ा और पिछड़ा का सियासी झगड़ा करवाने के लिए यह चाल चली गई है और यह पॉलिटिकल सोची समझी चाल है, अगड़े और पिछड़ों में तनाव लाने के लिए। लेकिन मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कहना है कि पूरे देश में जाति पर के आधार पर सर्वे अब होना चाहिए। तो क्या वाकई 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी जातियों वाला बड़ा दांव खेलने जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली बहस। आर पार मोहर लगेगी जात पर, क्योंकि ऐसा लगता है कि जात पात में बांटकर 2023 में नए भारत को कहीं और ले जाने का प्रयास है। चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी करके सियासी तूफान मचा दिया। कहा तो जा रहा है कि ये सभी वर्गों के विकास के नाम पर किया गया है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने दूर तक जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार में जाति वाली जनगणना के आंकड़े देख लीजिए, जिसके मुताबिक बिहार में हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.70%, बौद्ध 0.08%, ईसाई 0.05%, सिख 0.01% हैं। अब जरा जातीय आधारित जनगणना का एक और ब्रेकअप देख लीजिए। बिहार सरकार के मुताबिक यादव 14%, भूमिहार 2.86%, राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.86%, मल्लाह 2.6%, कुर्मी 2.81% और मुसहर 3% हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। सवाल है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? ये आधा अधूरा है, बस जातीय उन्माद फैलाना लालू जी का ये आदत रहा है। लेकिन बात अब बिहार से आगे निकल चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने अब देश भर में जाति आधारित जनगणना का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं, पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी जन जागरण के लिए जाएंगे कि सभी राज्यों में जातिगत जनगणना हो, और इंडिया हमारे गठबंधन की जब अगली बैठक होगी उसमें भी हम ये प्रस्ताव पास करेंगे कि हमारे चुनाव का एक मुद्दा जातिगत जनगणना में होगा। सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। तो सवाल है कि क्या मुद्दा सिर्फ हर समुदाय के विकास का है, या फिर चुनाव को देखते हुए इंडिया अलायंस ने एक नया प्रयोग शुरू कर दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुहर लगेगी जाति पर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देखते हैं बांटो और राज करो वाली राजनीति का विश्लेषण। क्या क्या एजेंडा है? एजेंडा नंबर 1, 82% यानी 82% हिंदू वोट बैंक में बंटवारा कर सेंध लगाने की चाल है। और एजेंडा नंबर 2 यह है कि मंडल पार्ट 2 जैसा एजेंडा चलाकर 1990 के दशक वाली आरक्षण की हवा को भी सुलगाने की कोशिश है।
और एजेंडा नंबर 1 तभी पूरा होगा जब एजेंडा नंबर 2 आएगा। यानी एजेंडा नंबर 2 स्पष्ट है कि कुल मिलाकर अगड़े और पिछड़ों में तनाव की स्थिति पैदा करी जाए। एजेंडा नंबर 3 विकास के बैनर तले जातीय समीकरण को साधने की तैयारी है। इंडिया अलायंस ये गठबंधन बना था कि हम विकास के लिए है, हम भारत को एक नया रुख देंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, अखिलेश बाबू भी हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव का भी दल है, सारे दल शामिल हैं और ये सब नई पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे। लेकिन नए पॉलिटिक्स के अंदर ये जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बाद पूरे एजेंडा नंबर 4 बिहार के बाद पूरे देश में जाति जनगणना करवाने की एक चाल होगी उसके बाद। और बड़ा सवाल यह है, क्या वोट के लिए समाज को बांटा जा रहा है? क्या वोट के लिए, और इससे हो सकता है वोट मिल जाए, इंडिया अलायंस हो सकता है इसके बाद एक बड़ी ताकत बन जाए और बीजेपी को मुंह की खानी पड़े। लेकिन समाज क्या बट जाएगा इसके बाद, यह भी सोचने की बात होगी। और क्या कमजोर सरकारें देश को मिलेंगी इसके बाद? ये कई सारे गंभीर सवाल हैं जिस पर आज हम चिंतन करेंगे, जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ कौन कौन है, आइए मैजिक वॉल पे देख लेते हैं। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुब्रास्ता है जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ जुड़ेंगे, पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता है आरएलडी के, जेएम शहीन है नेता जेडीयू के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और मैं शुरुआत में 50-50 सेकंड आप सबको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। टाइमर ऑन होगा, 50 सेकंड में अपनी बात को रखिए। सुब्रास्ता, नए भारत के लिए जातीय समीकरण जरूरी था, आप क्यों नहीं समझ पाए इसको, यहां आप समझना नहीं चाहती हैं? 50 सेकंड। आमिश जी, नए भारत के लिए और पुराने भारत के लिए, दोनों के लिए जातिगत समीकरण तब जरूरी है या तब जरूरी रहेगा जब बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ हम बात कर पाएंगे। यूपीए ने भी एक जातीय जनगणना की थी। आप बताइए कि यूपीए की जातीय जनगणना के फाइंडिंग्स आज तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है, क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया उसको? मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर वो सार्वजनिक किया जाता तो आज का जो डेटा आया है उसके साथ हम बैठ करके एक कंपैरेटिव एनालिसिस, एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते थे। मैं पूछना चाहती हूँ, खास करके बिहार पर चूंकि बात हो रही है, जी। तो ये पिछले 33 सालों से जो बिहार पर शासन कर रहे हैं, वो किस विचारधारा के लोग शासन कर रहे हैं? ये उसी धड़े के लोग हैं ना जिन्होंने समाजवाद का परचम कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुलंद किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 2005 में जब पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा की राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की, तो आज उनको क्या जरूरत आन पड़ी है? 50 सेकंड आपके पूरे हुए, आगे आपको मैं मौका दूंगा। मैं रुक करता हूं रोहित अग्रवाल। मतलब नए भारत के अंदर सियासी समीकरण बनाने के लिए समाज को बांटना जरूरी हो गया है। 50 सेकंड, रोहित अग्रवाल। देखिए अमीश जी यहाँ पे समाज को बांटने ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, अब आपके समाज की अगर हिस्सेदारी बिहार के अंदर 3.5% है और उसके अंदर जो और हिस्सेदारी की अगर आप बात करिए तो 50% से ज़्यादा है, तो क्या ये सही है? क्या आप इस चीज़ को मोहर लगाएंगे कि हाँ मेरे समाज का जो लोग हैं वहाँ पे वो 3.5% है, लेकिन वहाँ पे 50% से ज़्यादा ब्राह्मण अगर वहाँ पे अधिकारी हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। और अभी मुझसे पहले पैनलिस्ट कह रही थी कि बिहार के अंदर समाजवादियों की सरकार थी, बिहार के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकार चली है लंबे समय तक। भारतीय जनता पार्टी जिसने कि कांग्रेस के डेटा को जातिगत जो जनगणना हुई थी 2011 में, 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है ना 2021 तक, तो ये कभी भी उसको घोषित कर सकते थे। ठीक है, 2021 में इन्होंने मैं रुक करता हूं, मैं रुक करता हूं 50 सेकंड का। मेरे साथ देखिए 50 सेकंड कंप्लीट होते हैं ऑडियो डाउन हो जाता है अपने आप। ओके, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी। क्या आपको लगता है ये जो खेल खेला गया है, इस खेल का नुकसान सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है? क्योंकि जातीय समीकरण अगर बनेंगे तो वो बीजेपी को ध्वस्त कर सकते हैं पॉलिटिकली। ऐसा कई पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि बीजेपी का खेल अब बिगड़ जाएगा बिहार में और यूपी में।
नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत है। 50 मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल इससे कोई और अंकगणित, राजनीतिक अंकगणित बिगड़ने वाला है। देखिए, इतनी बात तो तय है कि जो लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं वो भारत में उसी प्रकार की बात कर रहे हैं जैसे विभाजन से पहले जिन्ना की भाषा हुआ करती थी। जिन्ना ने जिस प्रकार के हिंदू और मुसलमानों में समाज को बांटा, वही बात आज के दिन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार के चीज़ें कर रही हैं। दूसरी बात, क्या मैं जानना चाहूँगा कि 14% यादवों की जनसंख्या है और 29% कैबिनेट मंत्री उसके यादवों की है। क्या लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी उनको हटाएगी? हटा करके जो बाकी है, मल्लाह है, मुसहर है, उनको मंत्री बनाएगी? क्या प्रशासनिक जिम्मेदारियां जो है उनमें भी उनके बराबर? 50 सेकंड हो गए, समाप्त करता हूं, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ जेएम शाहीन है। 50 सेकंड शाहीन साहब, आपके जेडीयू के आप नेता है, ये खेल क्यों खेला? क्योंकि बीते कई दशकों से आपकी सरकार है बिहार के अंदर। दलित 2007 में करा नीतीश कुमार ने, तब भी वो दलितों का भला नहीं कर पाए थे क्या? और अब 2023 में हर युवा को उसकी जात बताकर क्या हासिल करना चाहते हैं नीतीश बाबू? 50 सेकंड, जेएम शाहीन। देवगन जी मुझे समझ में नहीं आता बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रही है। देखिए, ये जो जाति जनगणना का सवाल है, ये तो पहले से मुद्दा था हमारा और हमने पहले से कहा था। और जहां तक SC ST का सवाल है, जो पिछड़ा वर्ग है उनका सवाल है, क्या देश ये नहीं चाहता कि उनको मदद की जाए, उनको सामने आगे हेल्प किया जाए, उनको आगे लाया जाए? हमेशा जब भी कोई अच्छा काम होता है तब बीजेपी को तकलीफ होता है कि बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी को वो हुआ, ये हुआ। भाई देखिए, बीजेपी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, उसमें जो है आम जो बिहार के लोग हैं उनके हित के लिए मुबारकबाद। जैसे आज CM साहब, मुबारकबाद आप कह रहे, बिहार के लोगों के लिए मुबारकबाद है। पप्पू यादव मेरे साथ इस समय जुड़े हुए। पप्पू यादव, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। पप्पू यादव, जातीय जनगणना को लेकर जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, 50 सेकंड आपके हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण है, इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं बिहार की सरकार जनता में भ्रम फैलाना चाहती है। और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। क्या जात पात में आप पूरे प्रदेश को बांट रहे हैं चंद वोटों के लिए? देखिए, समय काल पात के अनुसार अभी ऊंची जात को आरक्षण की आवश्यकता थी पूरे देश में, हम लोग लड़के निकले, आरक्षण को दिया कि नहीं? आप समय समय पर आप आगे बढ़ाने के लिए किसी भी चीजों को आप उठा करके देखिए। जब आप हिंदू मुसलमान करते हैं कोई भी चीज, इस पे मत जाइए। सवाल जाति जनगणना क्यों? जाति जनगणना का मतलब, जैसे आरक्षण मंडल कमीशन आई तो समाज में जो शैक्षणिक और सामाजिक आधार था उसको ला करके आगे बढ़ाने की बात आई। अब जब हिंदुस्तान में इकोनॉमिकल स्थिति, जब देश के PM कहते हैं कि 84 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं और 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम 92%, और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से, चाहे वो जोला हो, शर्मा हो, तकमा हो, नुनिया हो, चंद्रवंशी हो, मला हो, केवट हो, मुसहर हो, पासी हो, पासवान हो, राम हो, जो अत्यंत पिछड़ा, चाहे मुस्लिम में जो अत्यंत पिछड़ी जाति गरीब में आता है, आप ऐसे वर्ग जो आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी 5 किलो अनाज के लिए तरसता है, 6,000 रुपया के लिए तरसता है। भूमिहीन हिंदुस्तान में दलित ST SC 70% है। घास की रोटी आदिवासी खाता है। 9.5 करोड़। नहीं, तो ये जातिगत जनगणना कराने के बाद घास की रोटी खाना बंद हो जाएगा? मेरा सवाल ये है, दलित और महादलित करा था, क्या सब कुछ समाप्त हो गया था? मेरा डॉक्टर अजय आलोक है, बीजेपी के प्रवक्ता। सवाल यही है मेरा। जी, एक सेकंड जवाब। डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी देंगे। डॉक्टर अजय आलोक, जवाब आप। मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, अमिश, ऐसा है कि सबसे पहली बात अजय जी के बारे में मेरा कोई लेना देना नहीं। हमसे 1 मिनट सुन लीजिए, 1 सेकेंड। मेरा सिर्फ कहना है रमेश भाई, इसमें किसी जाति को ना तो तकलीफ पहुंचाना है। मैं OBC में भी जो जादव है, कुर्मी है, कोयरी है,
इन वर्गों को, अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, एसटी, एससी, जो समाज में जो निचले तबके पर है, उनको कैसे आर्थिक रूप से, जो इसके हम कैसे समझेंगे? एक डॉक्टर कैसे मेरा इलाज करेगा जब तक हम जांच नहीं होगा? तो जांच कैसे होगा? जैसे हम स्टेटस की बात करते हैं, दलित में भी तो दलित में भी महादलित कर दिया, महादलित में भी कई जातों में बांट दिया। पॉइंट ये है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के इलाज के लिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर के इलाज के लिए जांच होना जरूरी है। तो ये जांच करा है, अभी इलाज करेंगे, तो इलाज से बीजेपी को क्या तकलीफ है? क्या आपको डॉक्टर अजय आलोक एक सेकंड, और एक सेकंड, पप्पू यादव जी 1 सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक, क्या बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है? डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है? डॉक्टर अजय आलोक, लगता है उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, प्रोफेसर आगी, क्या बीजेपी को जमीन खिसकती हुई दिख रही है? उन्हें लग रहा है कि इससे दिक्कत हो जाएगी? प्रोफेसर आगी, देखिए अमीश जी, 2014 से पहले आज़ाद भारत एक आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर था, और 2014 में नरेंद्र मोदी ने उस आंशिक इस्लामीकरण की रफ्तार को तोड़ा और हिंदुत्व राष्ट्रवाद, मैं आपको बताता हूं, ये तो हिंदुओं में, जातियों में बटा हुआ समाज है। मुझे बोल लेने दीजिए ना। मैं आंशिक इस्लामीकरण इसलिए क्योंकि ये पूरे देश की राजनीति जो है वो 20% मुसलमानों के, 18% मुसलमानों के कंसोलिडेशन और हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने की मूल समीकरण पर काम कर रहा था। इस पूरी रफ्तार को नरेंद्र मोदी की राजनीति ने विकास, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और गैर तुष्टीकरण ने तोड़ दिया। अब इनको लगता है कि देखिए, जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, सामाजिक न्याय का, जो विकास का और जो गैर तुष्टीकरण का, उसके कारण जो है वो एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है, और उसने वोट बैंक को तोड़ने के लिए पूरी का पूरी कार्रवाई की गई है। और मुझे लगता है 10 सेकंड में मुझे लगता है यदि ये जयचंद की भूमिका में है, और यदि ये जयचंद की भूमिका कामयाब होती है कि भारत फिर से एक बार आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर, मुस्लिम तुष्टीकरण, जो मुस्लिम और यादव जो कॉम्बिनेशन है, इसको योगी ने तोड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसे प्रयास करना चाहिए कि हिंदुत्व के एजेंडे को पहले से ज्यादा मुखर तरीके से। पप्पू यादव सर, इनको क्या पेन है? इनको पहले इनसे पूछिए कि भूमिहीन, आज जो सबसे ज्यादा भूमिहीन कौन है? इनसे पूछिए कि आजाद हिंदुस्तान के बाद नहीं, तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप जो है वो यादवों का आरक्षण खत्म करने की बात कर दीजिए। आप जो है, आप यादवों के आरक्षण की बात खत्म कर दीजिए, और यादवों का आरक्षण जो है वो बाकी समाज ओबीसी को दे दीजिए। सारा का सारा ओबीसी राजनीति और उसका पॉलिटिक्स जो है वो वही खत्म हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं यदि दलित, यदि एसटी एससी 17% है, 16% माइनॉरिटीज के लोग हैं, यदि अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा मिला के 63% है, तो बराबरी में लाइए। मैं भी कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं लाइए बराबरी में। कह रहा हूं कि 29% यादव जो है वो कैबिनेट मंत्री बात कर रहे हैं, 14% होने चाहिए थे। कि मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना के आधार पर, में इतनी हैसियत और जनगणना के आधार पर बाकी जो 14% है करिए, वो यादवों की संख्या कम कर दे। आरक्षण का डिमांड क्यों किए थे? आप ऊंचे जात के आरक्षण की बात हुई ना, उनको मिला ना, मिलना चाहिए ना, ऊंचे जात की भी हिस्सेदारी होगी। पप्पू यादव देखिए, पप्पू यादव देखिए, एक बेसिक सवाल है मेरे साथ। डॉक्टर अजय आलोक हैं, उनमें उनका रुख करता हूं, काफी देर से वो भी नहीं बोले हैं। पहले मेरा सुन लीजिए ना। जी, आपने कहा ही अपनी बात को। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इसलिए बीजेपी परेशान है, क्योंकि कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब ये सामने आने से ये पक्का हो गया है कि 2024 की लड़ाई ओपन हो गई है। अब बीजेपी का एज बरकरार नहीं रहेगा उस चुनाव के अंदर। यही आपकी तकलीफ है? अमीश, मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेंगे। बस मैं ये कहता हूं कि ये पूरा का पूरा विपक्ष लगता है पिछले तावे की रोटी खा के आए। पूरी डिबेट डिरेल्ड है अभी तक। भाई
आपने क्या किया है? बिहार में पहली बार जातीय जनगणना नहीं हुई है, जातीय सर्वे हुआ है। जो बिहार विधानसभा में पास हुआ था, पप्पू जी को पता होगा, 27 पॉइंट थे सर्वेक्षण के, सिर्फ एक पॉइंट आज निकाला कि हर जाति की उसकी आबादी के हिसाब से क्या आंकड़े आए। बिल्कुल। बाकी 26 आंकड़े कहां गए जो पप्पू जी बोल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? आर्थिक सर्वेक्षण कहां गया? उनकी सामाजिक आकलन की स्थिति का क्या हुआ? उनके शैक्षणिक स्थिति का क्या हुआ? उनके पास कितनी जमीनें हैं इसको पता करने का क्या हुआ? ये सब आंकड़े कहां गए? तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। ये 500 करोड़ का बंदर बांट किया, नंबर एक, और एक उन्माद फैलाने के लिए, कंफ्यूजन फैलाने के लिए, तालियां बटोरने के लिए सिर्फ जाति के जनसंख्या के आंकड़ों को जारी कर दिया। तो इसलिए पहली बात तो ये आधा पका हुआ खाना, पूरा खाना है नहीं। मैं कहता हूं कि पिछड़े तवे की रोटी इसलिए खा के मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जब सोचना बंद करते हैं ना, तो वहां से प्रधानमंत्री सोचना शुरू करते हैं। रोहिणी कमीशन, पप्पू जी को पता होगा, 2018 में प्रधानमंत्री जी ने क्यों लागू किया था? इसी जातीय जनगणना के लिए। रोहिणी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी माननीय राष्ट्रपति को, उसमें क्या कहा कि जातीय जनगणना करवाई जाए, उनका आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाए, उनकी सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाए, उनके जमीन की क्या स्थिति है उसका आकलन किया जाए, उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है उसका आकलन किया जाए, कितनों को आरक्षण का लाभ मिला पिछले 75 साल में इन पिछड़ी जातियों में, किनको नहीं मिला, किन पिछड़ी जातियों को क्रीमी लेयर में लाने की जरूरत है, और उसके बाद आरक्षण का पुनर्निर्माण, पुनः निर्धारण किया जाए। ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, जिसको कि अमित भाई ने लोकसभा में कहा कि हम जब सर्वे करवाएंगे, हम जब सर्वेक्षण करवाएंगे जनजाति, तो उसके साथ हम आरक्षण भी लागू, एक मिनट पप्पू जी मैं खत्म कर देता हूं, उसके साथ 33% आरक्षण भी लागू हम करेंगे, ये महिलाओं के आरक्षण के लिए। और उसी तरह से आज मैं बस दो बातें पूछना चाहता हूं कि आज ये नीतीश कुमार जी ने ये सो कॉल्ड सर्वे के आंकड़े जारी किए जनगणना से, उससे क्या करेंगे? यहाँ पे तीनों बैठ के जवाब दें, क्या करेंगे? आरक्षण में बदलाव करेंगे, हाँ या ना? पहले ये बताएं, एक मिनट, आरक्षण में बदलाव करेंगे, हाँ या ना? नंबर एक। नंबर दो, क्या जाति आधारित नीतियां बनाएंगे सरकार चलाने के लिए बिहार में? कि कुर्मी के हिसाब से नीति बनेगी, कि यादव के हिसाब से नीति बनेगी, कि 17% मुसलमान है तो उसके हिसाब से नीति बनेगी? क्योंकि जातियों में तो सबसे बड़ी जाति यादव, 13-14% शायद, इसीलिए यादवों का प्रतिनिधित्व आज की तारीख में कैबिनेट में 29% है। क्यों पप्पू जी, ये तो सही बात है ना? पप्पू जी शांत, एक करके बहस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मेरा निवेदन है एक करके। मैं पप्पू यादव को 40 सेकंड मौका दे रहा हूं, फिर आप बोल लीजिएगा 30 सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, पप्पू यादव, योर चांस, रिस्पॉन्ड। क्या ये मंडल पार्ट 2 है? क्या ये मंडल पार्ट 2 है? जैसे कमंडल के जवाब में पहले मंडल आया था पप्पू यादव, ये मंडल पार्ट 2 है? सर एक बात भाई मेरे, आप समझ के चलिए, राजनीतिक लोग जो हैं हमेशा कहीं ना कहीं जब परिस्थिति कोई आती है, मूल्यांकन होता है, तो उसमें राजनीति को आप अलग नहीं करिए, पहला बात। दूसरी बात मैं आपको पहले बता दूं कि जब हम बीमार पड़ते हैं, बुखार 4 दिन होता है, तो डेंगू का पता कब चलेगा? पहले हम जाति को लाए, जाति के बाद इकोनॉमिकल है, उसका शैक्षणिक है, सारे मापदंड, सारे चीजों को क्रमबद्ध जो चीजें हैं उसको बिल्कुल लाने, बिना उसके आप जो जाति जनगणना कराएंगे या परिसीमन करेंगे, तो बिना जाति जनगणना को आप किस तरीके से आप बिना आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आधार को कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल आप सही बात है। दूसरी चीज, बात जब ये होगी जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी, तो देश में कई ठो माइनॉरिटी सीएम है, कई ठो आदिवासी सीएम है, कई ठो दलित सीएम है, कई ठो ओबीसी सीएम है, कितने प्रतिशत सेक्रेटरी है, ऊंचे पदों पर कितने लोग हैं? आलो भाई, आप भी तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना। मेरा सवाल राजनीति का नहीं है, या नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। रोहिणी कमीशन जिस वक्त आया था उसमें जाति सर्वे थी, जनगणना नहीं था। और जाति सर्वे में उन्होंने यह कहा था रोहिणी कमीशन में कि हम पहले लाएंगे, आप इतने दिनों के बाद, आपको 10 साल हो गया रोहिणी कमीशन के, आप चीजों को आप आज तक आप उस पर ना तो बजट दिए, ना तो रोहिणी कमीशन। जी, डॉक्टर अजय आलोक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभराष्ट्रा भी कुछ कहना चाह रही है। पहले डॉक्टर अजय आलोक, आई विल गिव यू 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड रिप्लाई टू पप्पू यादव। नहीं, पप्पू जी को मैं बता दूं कि रोहिणी कमीशन 2018 में आया था, पिछले वर्ष 2022 में 4 वर्षों में उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, 10 वर्षों की बात नहीं थी। आज जब राहुल गांधी कहते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि ओबीसी के सेक्रेटरी सिर्फ 3 हैं, आप बताइए 1980 से लेकर 1990 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे कुंडली मार के कौन बैठ गया था? अगर मंडल कमीशन 84-83 में इंप्लीमेंट हो जाता तो क्या पप्पू जी आज सचिवों की संख्या भारत सरकार में 45 नहीं होती?
तो ये किसकी गलती है? दोगलापन इसी को कहते हैं जो मैं कांग्रेस का दोगलापन कहता हूं। अच्छा, आज मैं कह रहा हूं कि सत्ता एक मिनट, दूसरी बात एक मैं खत्म कर लेता हूं। पप्पू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जब आप सर्वे करवा रहे हैं, जातीय सर्वे करवा रहे हैं जो बिहार सरकार ने करवाया है, तो सर्वे में सारे आंकड़े डालिएगा ना। मैं आधा पका हुआ खाना क्यों बोल रहा हूं? इससे समाज में कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं। आप करेंगे क्या इस आंकड़े का? क्या बिहार सरकार की नीति आप बोले बाद में आएगा, आगे आएगा, आर्थिक बाद में आएगा, सामाजिक बाद में आएगा, गलत फैक्ट दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आपने बाकी आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? आपकी नीति अजय आलोक गलत फैक्ट दे रहे हैं। क्या बदल जाएगा? कौन से जाति का आंकड़ा बदल जाएगा? कौन सी जाति का आंकड़ा बदल जाएगा? रोहित अग्रवाल, अगर आर्थिक स्थिति पता चल जाएगी तो ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। ओके डॉक्टर अजय आलोक, 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड्स, देन पप्पू यादव। आंकड़े इसलिए जरूरी है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक हो, वो इसलिए जरूरी है कि उसी के हिसाब से आप आरक्षण का पुनर्निर्धारण करेंगे। पूछ लीजिए इन लोग से, किसी से भी, आरक्षण का पुनर्निर्धारण करेंगे? आपको जवाब नहीं मिलेगा। मैं पूछ रहा हूं कि आज के जो आंकड़े हैं ये जारी करने की जरूरत क्या थी? अगर आपके पास बाकी आंकड़े नहीं है तो ये कंफ्यूजन फैलाने का मसला है। आज इस आंकड़ों को लेकर क्या सरकार अपनी नीति बना सकती है? हाँ या ना? सिंपल लॉजिक है यार, इतना बहस की जरूरत क्या है? आपको कंफ्यूजन फैलाना है, तालियां बटोरनी है, क्योंकि 500 करोड़ रुपए का बंदरबांट बिहार सरकार कर चुकी। जवाब पप्पू यादव। सर, पहले तो आप इस बात को 500 करोड़ से नहीं देखिए। देखिए, मैं आपको बिहार के परिस्थितियों को बता देता हूँ। लगभग 1.5 करोड़ लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और सरकार ने 52 लाख बाहर गए। सरकार ने उसी आंकड़े में दिया है कि 52 लाख लोग बाहर जाते हैं सिर्फ। सर, मेरी बात तो सुनिए भाई मेरे, मैं आपको, ठीक है सरकार ने आप अपने आंकड़े में दिया आलोक भाई, मैं उसी बात को कह रहा हूं। आप 10 साल और 5 साल 15 साल आप भी रहे ना हिंदुस्तान में, आप ठोक करके बोलते रहे मैं पिछड़ा का पीएम। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 15 आप गाली करो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी ओबीसी के बारे में क्या बोले, उन्होंने तो कहा कांग्रेस ने गलत किया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जाति जनगणना पर विवाद क्यों? और या क्यों कि जाति जनगणना कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है? इसमें राजनीति की बू आती है। ये बीजेपी के जो भी लोग हैं, स्टेट क्यों नहीं है कि हम इससे अलग इतर कोई काम? बीजेपी अलग कहाँ है? बीजेपी तो समर्थन में है, लाएंगे एजुकेशन, बीजेपी तो समर्थन में है। रोहिणी आयोग हम क्यों लाएंगे गठन किया था? हिंदुस्तान में जितना सीएम बनाएंगे। अब ये बात क्यों नहीं होती है भाई? सबसे ज्यादा सीएम ओबीसी के बीजेपी के ही है। अच्छा ठीक है, लेट सुब्रास्टर जॉइन इन, लेट सुब्रास्टर रिस्पॉन्ड। ओके, सुब्रास्टर रिस्पॉन्ड टू पप्पू यादव, देन रोहित अग्रवाल। ओके सुब्रास्टर। जो लोग, मैं थोड़ा हास्य में एक बात पहले कह देती हूं, उसके बाद मैं मूल मुद्दे पर आऊंगी। जो लोग सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, उनको इस डिबेट में भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना रिप्रेजेंटेशन है उनका बिहार की राजनीति में। निर्बाध रूप से डायलॉग नहीं हो सकता है यहां पर। बिहार के युवा की अगर हम बात करें, कौन बोल रहे हैं भाई? मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आप ही को कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं सही। तो किसी के बीच में नहीं पप्पू यादव कह रहे हैं सुब्रास्ट्रा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप एंकर नहीं है। मैं कहा बिल्कुल सही कहा सुब्रास्ट्रा जी, आप एंकर नहीं है ना पप्पू जी, बीच में रोकिए मत। आपको पता है कि मैं ऐसी बात बोलूंगी जिससे बिहार की राजनीति तिलमिलाएगी, लेकिन तिलमिलाहट होने दीजिए। जहां आप कह रहे हैं कि 500 करोड़ की बात मत कीजिए भाई, क्यों नहीं करें? जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम पूरे देश से सबसे कम है, जिस प्रदेश में जीएसटी ग्रोथ नेगेटिव में चली जाती है, उस प्रदेश के युवा को आप कहेंगे कि 500 करोड़ की बात नहीं करें? अरे आप सुनिए पप्पू यादव, चुप रहिए और सुनने का मादा रखिए। अगर बिहार की राजनीति में कुछ करना चाहते हैं तो युवाओं की बात सुनिए। आपने जो भी जनगणना की है उसके हिसाब से मुझे क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि आज किस जाति की और किस उपजाति की शैक्षणिक और एजुकेशनल स्थिति और आर्थिक स्थिति क्या है? मैंने जो बात उठाई उस बात को हंसी मजाक में क्यों उड़ाया जाए कि 33 साल से जिस विचारधारा का आधिपत्य रहा है बिहार पर, और मैं धता बताती हूं भाजपा की पॉलिटिक्स को भी, अगर वो इस मॉडल ऑफ समाजवाद का समर्थन करती है तो ये जेपी और लोहिया का समाजवाद नहीं है। आज तेजस्वी यादव को, पप्पू यादव को जेपी और लोहिया से कोई कंपेयर मत करे। ये जेपी और लोहिया के टक्कर में खड़े होने वाले लोग नहीं है, ये वो नेता नहीं है। इसीलिए प्लीज मुझे कोई मत समझाए कि समाजवाद का मॉडल क्या हो। ठीक है, पिछले 33 साल से बिहार जो दंश झेल रहा है वो समाजवादी मॉडल का नतीजा है। आज बिहार में एक 5 स्टार होटल नहीं है, आज बिहार एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता,
आज बिहार की इतनी हैसियत नहीं है कि वहां का युवा अपने परिवार को अच्छा एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। भैया और ये राजनेता इन्होंने पप्पू यादव को 500 के बारे करोड़ की में बात नहीं कीजिए। बोला। क्या 500 करोड़ आपके परिवार का था? ठीक है, लेकिन पप्पू यादव मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बताता हूं, वो आपको समझना चाहिए, जो कि जरूरी है। बिहार में डी ग्रोथ हो रही है, वहां पे नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, और उनका जीएसटी कलेक्शन जो है वो भी डी ग्रो कर रहा है। यानी इस दौर के अंदर जहां विकास की बात होनी चाहिए वहां कास्ट की बात हो रही है, जब डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए वहां जाति की बात हो रही है। जवाब पप्पू यादव समझाइए। पहले तो भैया इनको समझाइए कि 17 साल सारे मंत्रालय में नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी भी थी। पहले इनको यह समझाइए कि 35 साल में 17 साल 18 साल नीतीश कुमार जी के साथ डबल इंजन की सरकार थी। एक दूसरी बात, पप्पू यादव ऑडियो आप सुनिए तो राजनीति आप कहते हैं तो लीजिए, मैं एक नम्रता के साथ कहूंगा, मैं उतावलापन नहीं होगा। जहां तक विकास का सवाल है, भारत का विकास नाइजीरिया से, भारत की करेंसी क्या है, मैं इनसे पूछता हूं, क्या हुआ नोटबंदी, क्या हुआ रोजगार, क्या हुआ ब्लैक मनी, क्यों ये नोटबंदी पर बात नहीं करते हैं? इनके पीएम कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा, मैं एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। लेकिन जिस दौर में विकास की बात होनी चाहिए, जिस दौर में 2023 में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, उस दौर में जाति की बात हो रही है। हम इस देश के युवा वोटर को वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि इंडिया अलायंस में ही जाति जनगणना का विरोध शुरू हो गया है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस जो है, शफीकुर रहमान बर्क ने इसका विरोध किया है, और यह सियासी स्टंट है। बर्क ने कहा है कि यह पॉलिटिकल स्टंट है, और जाति जनगणना पर बहुत बड़ी खबर है। इंडिया अलायंस का घटक दल है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क। इंडिया अलायंस पर बहुत बड़ी खबर है ये, और मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। अब ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में घटा है जीएसटी कलेक्शन, और नीतीश बाबू व्यस्त है सर्वे के अंदर। इसका मतलब यह है कि नौकरियों की दिक्कत है वहां पर तो आइडियल सरकार है इस समय। अगर हम देखें, लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू की सरकार है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, कुल मिलाकर एक ऐसी सरकार है। इंडिया अलायंस की सरकार है वो, तो एक तरह से इंडिया अलायंस का जो रोड मैप है वो बिहार से ही निकल के आया, तो मॉडल स्टेट भी हम कह सकते हैं। लेकिन सितंबर महीने में कम हुआ है जीएसटी का कलेक्शन, यानी डी ग्रोथ हुई है। पिछले साल सितंबर के मुकाबले घटा है जीएसटी कलेक्शन, यानी डी ग्रोथ हुई है। और इस मॉडल स्टेट के अंदर, जो कि आने वाली सरकार 2024 में अगर इंडिया अलायंस की बनती है, तो बिहार के तरीके से ही वो सरकार चलेगी। रोहित अग्रवाल मेरे साथ हैं। रोहित बाबू, आप ही का रुख कर लेता हूं और आपसे जानने और समझने की कोशिश करता हूं। पप्पू जी, आपके पास आऊंगा। इंडिया अलायंस की सरकार जैसे बिहार की सरकार चल रही है वैसे ही चलेगी, क्योंकि मॉडल है उसके अंदर, तो आपके पास छोटे दल भी हैं, नेशनल पार्टी भी है, सब है। अमीश देवगन जी, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बिहार के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे सिर्फ सड़कों पे गड्ढे पैदा करने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रही है वो सरकार, और उसने अगर विकास किया होता तो आज ये स्थिति ना आती। और एक महीने के जीएसटी कलेक्शन के डिक्लाइन से आप अगर पूरे के पूरे बिहार मॉडल को फेल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 13 करोड़ जनता का ये अपमान होगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपके टॉपिक पे आ जाता हूं। अभी अजय आलोक कह रहे थे कि साहब खाली जातियों का ही तो गिनती की है। अरे आप मुझे ये बताइए, आर्थिक और शैक्षिक योग्यता की अगर गिनती हम कर लेंगे तो उससे क्या जातियों की गिनती बदल जाएगी? और जातियों की गिनती अगर नहीं बदलेगी तो जातियों की गिनती तो बिल्कुल साफ स्थिति दिखा रही है ना कि अभी तक 15% जिसकी आबादी है, तो मॉडल क्या होगा? रोहित अग्रवाल, अभी आपने अपनी बात को रखा। मॉडल आपका बिहार मॉडल, आप कह रहे हैं कि आप एक महीने से बिहार मॉडल को नहीं आप आंक सकते, तो मैं 10 साल से आंक लेता हूं। बताइए पिछले बीते 10 साल का आकलन क्या है आपका बिहार के बारे में? मैं जानना चाहता हूं। 10 साल में तो 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।
हाँ 10 साल में तो पिछले 10 सालों में 9 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो देश का भी बेड़ा गर्क किया है केंद्र के अंदर, और प्रदेशों के अंदर भी जहां जहां इनकी सरकार है जवाब बेड़ा गर्क किया है। शुभराष्ट्र कुछ कहना चाह रही है, क्या कर रहे थे, सो रहे थे 9 साल में। शुभराष्ट्र वो कह रहे हैं कि बिहार का मॉडल आप एक बारी से नहीं जान सकते। 10 सेकंड। हाँ रोहित अग्रवाल 10 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड मुझे चाहिए। रोहित अग्रवाल 10 सेकंड दिया। शुभराष्ट्र ने अभी कहा, हाँ शुभराष्ट्र ने अभी कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको डिबेट में उतना समय मिलना चाहिए। तो मैडम मेरी आबादी को 50% आरक्षण आज की डेट में मिल रहा है, तो मुझे 50% डिबेट के अंदर आरक्षण चाहिए और डिबेट के अंदर समय चाहिए, क्योंकि मेरी जाति को आज की डेट में, मैं सवर्ण जाति से आता हूं, वैश्य समाज से आता हूं, और मुझे 50% आरक्षण मिल रहा है, तो मुझे आज की व्यवस्था के हिसाब से 50% समय चाहिए डिबेट का। क्या आप इस पे तैयार हैं? और महिला आरक्षण पे अगर आपको 33% समय चाहिए मैडम, तो वो तो 2029 में देगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो 2029 में आप 33% समय लीजिएगा। अभी आपको अपनी जाति के आधार पर जितना आरक्षण मिल रहा हो उतना समय ले लीजिए। ठीक है शुभराष्ट्र, जवाब। विषयांतर तो आपने किया था ना आमिष जी, पहले तो मैं नेताओं से करबद्ध निवेदन करूंगी कि मेरे वक्तव्य को मोड़ा ना करें। मैंने आबादी की बात नहीं की थी, मैंने ये कहा था कि आप शांत हो जाइए ना, पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक हैसियत जितनी हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जितनी सीटें हासिल की हो, उस हिसाब से लोगों को इस डिबेट में आनुपातिक रूप से कहा जाए, और यह हादसे में कहा गया था। लेकिन मैं मुद्दे पर आती हूं। बात जब आर्थिक समावेशी विकास की होती है, बात जब ये कही जाती है कि भाई हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, जातिवादी सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से हम बिहार को सबल बना पाए, तो मुझे बताइए आमिष जी कि आज तक केक के साइज को बड़ा करने की तो बात किसी ने नहीं की, न नीतीश कुमार ने की, न तो आज जो सत्ता में बैठे हैं तब नीतीश कुमार तब कर रहे थे, या कल भाजपा के साथ थे तब कर रहे थे। तो भाई इन लोगों की जवाबदेही तय कैसे हो गई? उस जो होगी, ये जो केक है वो किस तरीके से बंदरों के बीच में बटे? क्या पूरे समय बिहार का युवा इसी में व्यस्त रहेगा? आखिर क्या कारण है कि बिहार का कोई भी युवा वापस लौट करके बिहार में वो काम नहीं कर पाता जो काम वो दिल्ली, बंबई, लखनऊ और बाकी जगहों पे कर रहा है, हैदराबाद में कर रहा है? क्या पिछड़े को बंदर से तुलना कर रही है? नहीं बोलती हूँ आमिष जी किसी नेता को इतनी परपराहट क्यों होती है मेरे बोलने से? बंदर से तुलना किसकी की है? बिहार के युवा की बात से नेताओं को क्यों खुजली होती है इतनी कि वो धैर्यपूर्वक सुन नहीं पाते हैं? मुझे इनके शब्दों पे घोर ऑब्जेक्शन है। इन्होंने किससे की है? इन्होंने किससे की है बंदरों? करते रहिए आप, मुझे आपके ऑब्जेक्शन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप तुलना कर रही हैं ऑब्जेक्शन से आप क्या बात कर रही हैं? अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आप उसको बंदर बता रही हैं मैडम, आप उसको बंदर बता रही हैं। अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की हम बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो आप उसकी तुलना बंदर से कर देंगी। नहीं, आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? अभी मैं डिबेट में सुन रहा था कि आंशिक इस्लामीकरण हो गया। अरे 17.5% जिसकी आबादी है, और मुझसे कह रहे हैं कि अच्छा एक सेकंड बंदर एक सेकंड मैं क्लैरिफिकेशन लेता हूं। उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने किसी पिछड़े को बंदर नहीं कहा। ये रोहित अग्रवाल जो आपका ऑब्जेक्शन है, अगर उन्होंने बोला होता तो मैं भी उसको उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ओके ऑनलाइन जमाना है, पूरा का पूरा कौन सी बंदर बात की बात कर रही है? एक सेकंड रोहित अग्रवाल ये तरीका नहीं है एक एक करके सब बात करें। मेरे कार्यक्रम में बीच में कोई नहीं बोलता, मेरा निवेदन है एक एक करके सब बात करें। पप्पू यादव मेरे साथ है। पप्पू यादव, बिहार के अंदर मैंने एक आंकड़ा दिखाया और वो आंकड़ा बहुत ज्यादा क्रोधित करना चाहिए बिहार की जनता को, बिहार के युवा को, और युवा को तो खास तौर पर। जीएसटी की डीग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बिहार नीचे जा रहा है, और कहानी हम बता रहे हैं कि देखिए अब जात में बढ़ जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये हो जाएगा, हम आर्थिक रूप से उनकी मदद करना चाहते हैं। बीते कई दशकों से नीतीश बाबू की सरकार है, और जब आप कहते हैं ये मॉडल स्टेट, ये जब इंडिया अलायंस का मॉडल स्टेट अगर बिहार है तो बिहार के हालात क्या है? इंडिया अलायंस का मॉडल स्टेट अगर बिहार है तो बिहार के हालात क्या है? पूरे देश के अंदर आप बीजेपी का मॉडल स्टेट गुजरात है, गुजरात रहा, अब तो देश है पूरा उनका, लेकिन बिहार में क्या हालात है आज की डेट के अंदर? पप्पू यादव, पहले मैं बता दूं कि जीएसटी जो भारत सरकार की भी हिस्सेदारी है, आप ये पता कर लीजिए कि हमारी जीएसटी कब से रुकी। एक दूसरी, हमारी भारत सरकार
और संघीय व्यवस्था में जो स्टेट और भारत सरकार की डेवलपमेंट में हिस्सेदारी है, उसमें लगभग पैसा 60-70-80% पैसा भारत सरकार ने बिहार का रोक दिया है। बिहार सरकार अपने ही, जबकि शराबबंदी हुई, बहुत सारे चीजें ऐसी हुई जिससे हमारी इकोनॉमी का ह्रास हुआ, हमारे होटल पर असर पड़ा, हमारे व्यापार पर असर पड़ा, उसके बावजूद भी बिहार सरकार अपने आत्मनिर्भर होकर के लगातार जो डेवलपमेंट कर रही है, आप इसको इस रूप में ना ले भाई। एक मुझे बात बताइए, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट कर रही है, मैं ये चलिए डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर आप कह रहे हैं लगातार डी ग्रोथ हो रही है इस चीजों की। आपको लगता नहीं है ये मैसेज है? ये मैसेज है और ये मैसेज बहुत बड़ा है। आप मुझे बताइए, मैं कहता हूं किसी स्टेट की डेवलपमेंट कैसे निर्भर करती है, वहां पर कितना बिजनेस क्रिएट होता है। और इंपॉर्टेंट है, एक सुभाषिता ने इस कार्यक्रम में बात बोली, आज पटना में कितने 5 स्टार होटल है? आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे, रायपुर के अंदर आपको वहां पे कम से कम 4 से 5 5 स्टार होटल देखने को मिलेंगे। दैट इज द ये डेवलपमेंटल इशू है बिहार का। और बिहार में आप मोहर लगेगी जात पर। बिहार जिस राजनीति बिहार के अंदर जिस राजनीति में ने परवान चढ़ाया 1990 के दशक में, उस दशक में आप वापस लेके जाना चाहते हैं। बिहार के लोगों से तो आप पूछिए, कम से कम बिहार की जनता से पूछिए, बिहार के युवा से पूछिए, क्या वो चाहता है 1990 के दौर में वापस जाना? बिहार को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते वहां के नेता का? मैं आपको किसी के बारे में नहीं बात करूंगा जो बहुत गलत तरीके से किसी चीज को बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत की करेंसी, भारत की इकोनॉमी, भारत का जीडीपी, आप एक बात में आपसे पूछना चाहता हूं, नाइजीरिया से भी ज्यादा बुरी स्थिति भारत की। और जब वियतनाम में सारी चाइना की फैक्ट्रियां रही थी, 10 सालों के अंदर 84 फैक्ट्री इंडिया में बंद हो गई। डॉक्टर अजय, बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। डॉक्टर अजय, आप इस बात को कहिए। अमीश, मैं आपको बस 2 बातें यहाँ पे बताऊंगा। 1 मिनट, 2 बातें बताऊंगा। 1 मिनट पप्पू जी शांत। पप्पू जी 1 मिनट। एक कर पप्पू जी ने कहा, पप्पू जी ने एक गलत आरोप लगाया। पप्पू जी ने कहा कि केंद्र बिहार का 70 से 80% जीएसटी रोक के रखी है। क्या पप्पू जी को यह पता है कि बिहार का अपना रेवेन्यू एक्यूरल 2,17,000 करोड़ के बजट में अपना रेवेन्यू एक्यूरल बिहार का मात्र 23,358 करोड़ है। बाकी सारे पैसे केंद्र से आते हैं। अगर केंद्र 60-70% अगर केंद्र पैसा रोक ले, तो क्या ये सच नहीं है कि बिहार अपनी तनख्वाह तक नहीं दे पाएगा? तो क्यों झूठ बोलते हैं कि बिहार ने 70% 80% पैसा रोक लिया? केंद्र एक पैसा नहीं रोकता, केंद्र और ज्यादा देता है। 1.25 लाख करोड़ केंद्र दे चुका है। और सच्चाई ये है कि योजनाओं के पैसे खर्च नहीं होते, वापस करने पड़ते हैं। ये रिटर्न फैक्ट है। दूसरा बात, हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे मेरा 50% टाइम है, मैं सवर्ण हूं, मैं वैश्य से आता हूं, मैं सवर्ण हूं। भाई साहब, थोड़ा सा होमवर्क करके आया कीजिए। बिहार में वैश्य ओबीसी में आते हैं, सवर्ण में नहीं आते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्टेट के लिए तभी बोलिए जब दूसरे स्टेट के बारे में जानकारी हो, नहीं तो व्यर्थ नेशनल टीवी का स्क्रीन का टाइम बर्बाद मत कीजिए। आज मूल मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार ने ये अधपका खाना पेश किया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। पूरा खाना बना के देते, इससे भला होता है। हम वही खाना बना के देंगे। मैं राष्ट्रीय आयोग रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। तो पता तो कर लेते, पहले तो अपने फैक्ट सही कर लो आरजे आलोक जी। समाज बिहार में ओबीसी है, वैश्य समाज में जिस कम्युनिटी से आता हूं वो सवर्णों में आती है पूरे देश में। नहीं, बिहार में पूरे वो पूरे देश के अंदर वैश्य समाज में आती है। ओके, अजय लोग के अंदर वैश्य जो है, अरे इनको पता है पूरे देश में पूरे देश के अंदर सवर्ण कम्युनिटी के अंदर आती है। महाराज कृपया करके अपने फैक्ट सही कर लीजिए, कृपया करके अपने फैक्ट सही कर लीजिए। अग्रवाल जी, अपने जानकारी जेएम शहीन की बात मुझे जाना है। अग्रवाल जी, जेएम शहीन, अब तो इंडिया अलायंस में भी इस बात का विरोध शुरू हो गया है। यानी खासतौर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इसका विरोध किया है। कैसे देखते हैं आप इसको? वो कहने गलत है, ये पॉलिटिकल स्टंट है नीतीश कुमार का। अमीर जी देखिए, पहले तो आपका प्रोग्राम काफी सारी चीजों में व्यस्त है। मैं इतना बता दूं आपको कि किसी भी जो भी एनडीए जो इसमें हमारे इंडिया के इस गठबंधन में अगर कोई साथी ऐसा कोई कहता है तो उसकी पर्सनल राय हो सकती है।
आप देखिए राहुल गांधी ने क्या बोला है इसके ऊपर, जाति जनगणना के ऊपर। मैं तो समाजवादी पार्टी के नेता की राय बता रहा हूं आपको। देखिए मैं बता रहा हूं, उनकी एक पर्सनल राय हो सकती है और मैंने पूरा सुना भी नहीं उन्होंने क्या बयान उनका आया सामने, तो हम उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना अच्छा नहीं समझते। ठीक है, आगे आपसे बात करेंगे। और अब बात सत्य और तथ्य की। मैं आपको सबसे पहले एक पुरानी कहानी सुनाता हूं, और ये बड़ी पुरानी कहानी आपने शायद सुनी होगी, जो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए आज मेरे साथ। एक लकड़हारा था जिसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों बटे हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। लेकिन लकड़हारे ने इस परेशानी का हल ढूंढते हुए अपने चारों बेटों को बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठर को रस्सी से बांधने के लिए कहा। इसके बाद चारों बेटों को बारी बारी से इसे तोड़ने को कहा, जिसमें चारों बेटे फेल हो गए। इसके बाद लकड़हारे ने अपने बेटों को समझाया कि ये एकता की ताकत है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आज इस कहानी को सुनाने का कंटेस्ट क्या है, तो ये कंटेस्ट आपको भी मैं समझा देता हूं। बिहार की नीतीश बाबू की सरकार ने आज जाति के आधार पर सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू आबादी है, 17.7 करीब 18% मुसलमान है और बाकी 0.3% आबादी में सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई जैसे समुदाय हैं। सवाल है कि आखिर आबादी के इस ब्रेकअप के कार्ड की जरूरत क्यों पड़ गई है? तो ये पूरा खेल समझिए। बिहार की राजनीति में चाहे लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों की सियासी धुरी जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लालू यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधते हुए अपनी पॉलिटिक्स चमकाई, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने दलित के साथ महादलित का दांव चलकर लगातार अपनी सियासी हैसियत को बढ़ाया। बिहार में 16% दलित मतदाता काफी अहम माने जाते हैं। रामविलास पासवान इन्हीं दलितों के सहारे LJP की राजनीति खड़ी करना चाहते थे, लेकिन करीब 18 साल पहले सत्ता में आते ही नीतीश कुमार ने महादलित का ऐसा दांव चला कि लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति छोटे एरिया में सिमट के रह गई। और आज जाति वाली जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, उसके मुताबिक बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी 27% से ज्यादा है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% से अधिक है। अब आपको सियासत का असली खेल समझाता हूं मैं, क्योंकि बीजेपी पर दशकों से धर्म की राजनीति का आरोप लगता रहा है। तो क्या यह जाति वाला कार्ड धर्म की राजनीति का तोड़ खोजने की एक बड़ी चाल है? क्योंकि अगर एकजुट हिंदू वोट बैंक देखें तो वो अकेले 82% है, यानी ये वोट बैंक जिसके साथ भी जुड़ा उसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अब इस 82% को हिस्सों में बांट के देखिए तो बिहार में यादव 14%, कुशवाहा 4% से ज्यादा, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार और कुर्मी करीब 3% है, बनिया और मल्ला लगभग 2.5%, यानी ब्रेकअप देखें तो 82% कई टुकड़ों में बंट जाता है, अलग अलग भागों में बंट जाता है और अलग अलग वोट बैंक में बदल जाता है। तो सवाल है, क्या यह पूरा का पूरा मामला इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन की बांटो राज करो वाली रणनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु है? क्योंकि इस गठबंधन के सभी दलों ने एक सुर में जाति वाली जनगणना का समर्थन किया है। लेकिन अब मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। याद कीजिए, कुछ हफ्तों पहले रामचरितमानस को अपशब्द कहे गए, इसे दलित विरोधी बताया गया और ब्राह्मणों को जमकर कोसा गया। फिर इसके बाद सीधे सीधे सनातन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ मौजूदा दौर की नहीं है। लालू यादव के दौर में एक नारा था जो कि खूब उछला, भूरा बाल साफ करो, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला यानी कायस्थ। और बात सिर्फ बिहार की नहीं है, यूपी में बसपा का एक नारा बुलंद था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो। आगे की बात मैं नहीं कहूंगा। यहां तिलक का मतलब था ब्राह्मण, तराजू का मतलब था बनिया और तलवार का मतलब था ठाकुर, राजपूत। इसी के बाद कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। जब मुलायम सिंह और काशीराम एक हुए, तब एक नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यहां मुलायम और काशीराम के मिलने का मतलब था दलित, मुस्लिम, यादव वोट बैंक का एक साथ जुड़ जाना। तो सवाल है कि एक बार फिर से इतिहास दोहराने की कोशिश हुई है क्या? फिर वोट के लिए या फिर वोट के लिए बंटवारा पॉलिटिक्स का एक खेल खेला जा रहा है? मुझे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है
क्योंकि ये मंडल पार्ट 2 भी गिना जा रहा है, यानी ये मंडल पार्ट 2 भी है। फिलहाल आर पार में इतना ही। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे।